जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की वीडियो में मैंने आपको 40 से लेकर 60 तक क्वेश्चन बताया था और उसमें आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बेसिक क्वेश्चन आपको बताया गया था जो परीक्षा में पूछा जाता है। और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं प्रश्न संख्या 61 से लेकर 80 तक क्वेश्चन। तो जितने भी आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं आप थोड़ा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें कवर किए गए हैं वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से तोड़ मरोड़ कर कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसका आंसर जरूर देकर आएंगे। जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है, समानांतर जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें होता है साथियों पैरेलल सर्किट में जो कि समानांतर प्रतिरोध का व्युत्क्रम नियम उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस नियम में फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये नियम फॉलो करता है। कहने का मतलब यह है कि इसी नियम से तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए, जैसे ए ऑप्शन दिया गया ओम का नियम। तो ओम का जो नियम होता है ये केवल वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के संबंध को बताता है। समानांतर परिपथ का तुल्य मान इससे ज्ञात नहीं किया जा सकता। और सी ऑप्शन दिया गया फैराडे का नियम। तो ये विद्युत अपघटन और विद्युत जो चुंबकीय प्रेरण है उससे इसका संबंध होता है। और डी ऑप्शन दिया गया जूल का नियम। तो ये उष्मा उत्पन्न जो होता है उसके ये संबंध रखता है, ये अलग है। जो हमारा प्रश्न में पूछा जा रहा है उसके अनुसार केवल बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, पावर फैक्टर सुधारने के लिए सामान्यतः किस संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए पावर कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ होते हैं, उनमें यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि पावर फैक्टर सुधारने के लिए विशेष रूप पे पावर कैपेसिटर जो कि बैंक इसमें लगाया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। और ए ऑप्शन दिया गया इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र। तो इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र जो होता है जिसको हम इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं, तो ये केवल डीसी परिपथों में उपयोग किया जाता है और पावर फैक्टर जो सुधारा जाता है एसी में सुधारा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और बी ऑप्शन दिया गया सिरेमिक संधारित्र। तो सिरेमिक जो कैपेसिटर होता है ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन पेपर संधारित्र। तो ये पहले जो होता था इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता था पेपर कैपेसिटर का, जो पुराने उपकरण है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस समय इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही कम किया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है, केवल आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। जैसे तांबा दिया गया, एल्युमिनियम है, नाइक्रोम है और चांदी है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोधकता आपको देखने को मिलेगा नाइक्रोम में देखने को मिलेगा, क्योंकि नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता हो वो सबसे अधिक होती है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तांबा कंडक्टर है जो कि अच्छा प्रतिरोध वाला चालक है, सॉरी कम प्रतिरोधकता वाला ये चालक है। और एल्युमिनियम भी यहाँ पर है। और यहाँ पे डी ऑप्शन चांदी दिया गया। तो ये तो सबसे ज़्यादा जो कम यहाँ पे प्रतिरोध देखने को मिलता है ये चांदी में ही देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे अच्छा ये कंडक्टर है। जो जितना अच्छा कंडक्टर रहेगा उसमें प्रतिरोध जो देखने को मिलेगा वो कम देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि तापमान बढ़ने पर चालक का कौन सा गुण बढ़ता है। तो चालक का साथियों जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है। मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। धात्विक जो चालक होता है यदि तापमान उस पर बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। और ए ऑप्शन दिया गया चालकता घट जाती है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। इसमें क्या होता है, तापमान बढ़ने पर चालकता का कौन सा गुण बढ़ता है। तो चालकता तो यहाँ पे नहीं बढ़ता है बल्कि ये घट जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया धारा। तो धारा जो होता है ये सप्लाई पे निर्भर करता है, कैसी सप्लाई है उसके अनुसार ये बदलता रहता है। और डी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज।
तो वोल्टेज जो होता है ये तापमान से निर्धारित होता ही नहीं है, ये अलग चीज़ है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है धारिता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो धारिता को मापा जाता है कैपेसिटेंस मीटर से। जी हाँ, यहाँ पे दिया गया आपका सी ऑप्शन कैपेसिटेंस मीटर, ये आपका सही हो जाएगा। जो कैपेसिटेंट मीटर होता है इसको डिजिटल मीटर भी बोला जाता है। तो इसका जो काम होता है ये कैपेसिटेंस मोड में आपका एक्टिव होता है, तो संधारित्र की धारिता इसी के मापा जाता है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। और ए ऑप्शन दिया गया ओमीटर, तो ओमीटर से केवल आप धारा माप सकते हैं। और मेगर की बात करें तो मेगर जो है इससे आप इंसुलेशन प्रतिरोध माप सकते हैं। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया वाट मीटर, तो इससे आप शक्ति माप सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही होता है केवल ऑप्शन सी होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है धारा घनत्व की एसआई इकाई क्या है। तो ये आपका होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। जी हाँ, यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है ऑप्शन ए, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो एसआई इकाई होती है एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। या सूत्र के अनुसार भी आप समझ सकते हैं, जो करंट डेंसिटी का सूत्र होता है करंट अपान एरिया होता है। तो करंट का यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा और एरिया में ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी कारण यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सोलर सेल से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो सोलर सेल यूज किया जाता है उससे कौन सी धारा आप प्राप्त करते हैं। तो इससे यहाँ पे डीसी धारा प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि सोलर पैनल जो होता है ये जो होता है डीसी करंट उत्पन्न करता है, एसी करंट उत्पन्न नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे एसी दिया गया तो एसी ये उत्पन्न नहीं करता है। और यहाँ पे दिया गया प्रत्यावर्ती पल्स, तो ये तो इन्वर्टर से प्राप्त होता है, ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एसी उच्च फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे एसी, ये सब यहाँ पे इन्वर्टर से प्राप्त होता है। जो यहाँ पे सोलर सेल से प्राप्त होता है वो केवल डीसी धारा होता है, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो पर लाइक कीजिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। प्रश्न संख्या 68, जिसमें पूछा जा रहा है फ्यूज किस विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। तो फ्यूज जो होता है ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। जी हाँ, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट। जी हाँ, उष्मीय प्रभाव पे ये काम करता है, क्योंकि अधिक धारा जब बहता है तो इसमें आई स्क्वायर आर हीटिंग होती है और इसी हीटिंग के कारण फ्यूज तार जो होता है पिघल जाता है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे उष्मीय प्रभाव करेक्ट आंसर मारेंगे। और ए ऑप्शन दिया गया रासायनिक प्रभाव, तो फ्यूज का रासायनिक प्रभाव से तो कोई संबंध ही नहीं होता है, तो ये आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबकीय प्रभाव जो होता है ये जो काम करता है केवल एमसीबी में काम करता है, और जो रिले होते हैं रिले में ये काम करता है, ये सब में काम नहीं करता है, फ्यूज में ये काम नहीं करता है। और डी ऑप्शन दिया गया स्थिर विद्युत प्रभाव, तो ये जो होता है साथियों इसका संबंध फ्यूज से होता ही नहीं है, तो ये आपका वैसे ही गलत होगा। केवल आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है रेडियो आवृत्ति आरएफ परिपथों में सामान्यतः किस संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें साथियों उपयोग किया जाता है जो कि सिरेमिक संधारित्र का। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सिरेमिक कैपेसिटर। कहने का मतलब ये है कि जो सिरेमिक कैपेसिटर होता है उसका नुकसान तो होता है, हाँ लॉस तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो होता है आरएफ होता है, तो आरएफ सर्किट में इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। और ए ऑप्शन दिया गया इलेक्ट्रोनाइट सर्किट, लाइटिक सर्किट, तो ये जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक जो यहाँ पे संधारित्र होता है कैपेसिटर जो होता है ये हाई आवृत्ति के लिए प्रयोग किया ही नहीं जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो ये हाई आवृत्ति के लिए होता है। और यहाँ पे सी दिया गया आयल कैपेसिटर,
तो ऑयल कैपेसिटर जो होता है ये पावर फैक्टर जो होता है उसमें आपको देखने को मिलता है। और डी ऑप्शन दिया गया है पोलर इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो अलग चीज़ है, इसका इसमें उपयोग ही नहीं किया जाएगा। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 70 जिसमें पूछा जा रहा है विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई कौन सी है। मतलब यहाँ पे इकाई की बात किया जा रहा है, तो इसकी जो इकाई होती है साथियों वो होता है किलोवाट घंटा, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है। मतलब कि बिजली जो बिल आपका आता है किलोवाट आवर में आता है, जिसको यूनिट भी बोला जाता है, तो इसी के आधार पे निकाला जाता है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। और यहाँ पे ए ऑप्शन जूल दिया गया, तो जूल क्या होता है, तो जूल जो होता है साथियों ये एसआई इकाई होता है, लेकिन बिजली के बिल में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और वाट की बात करें तो ये तो शक्ति की इकाई होता है, इसका भी उपयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया वोल्ट, तो ये विभवांतर की इकाई होता है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, किलोवाट घंटा नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न संख्या 71 को देखिए, जहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि विद्युत स्थापन में अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आप यदि घर की वायरिंग कराते हैं तो उसमें एक हरा कलर का वायर आप अटैच कराते हैं जो अर्थिंग का होता है, तो इसको क्यों किया जाता है। सिंपल सी बात है, तो ये जो होता है इसका काम जो लीकेज करंट होता है उससे ये सुरक्षा देता है। मतलब कि अर्थिंग जो होता है लीकेज करंट को सुरक्षित रूप से धरती में प्रवाहित करता है, जिससे व्यक्ति को एक तरह से यहाँ पे सेफ्टी मिलती है, झटका लगने से बचता है, शॉक से बचता है। तो ये जो आपका हो जाता है ऑप्शन सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया व्यक्ति को विद्युत आघात से बचाना, ये आपका बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज बढ़ाना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इससे वोल्टेज बढ़ेगा ही नहीं, तो ये गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया धारा कम करना, तो अर्थिंग का उद्देश्य जो होता है धारा कम करने से नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया प्रतिरोध बढ़ाना। साथियों अर्थिंग जो होता है प्रतिरोध नहीं बढ़ाता है, ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा, प्रतिरोध से इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है मेगर का। जी हाँ, मेगर जो होता है हाई, मतलब कि बहुत ही यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो हाई जो वोल्टेज होता है उसको एक तरह से इंसुलेशन प्रतिरोध के अंतर्गत मेगा ओम में मापने का काम करता है। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हम मेगर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है, तो ये केवल इससे वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज हम इससे माप सकते हैं, और अमीटर जो है इससे हम धारा माप सकते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया वाट मीटर, तो इससे हम यहाँ पे शक्ति केवल माप सकते हैं। तो बचा हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन मेगर, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंसुलेशन प्रतिरोध को माप सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 73 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है फ्यूज तार बनाने के लिए सामान्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो फ्यूज तार बनाने के लिए साथियों हम यहाँ पे उपयोग करते हैं टीन सीसा का मिश्र धातु। जी हाँ, यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं टीन सीसा, जो कि मिश्र धातु होता है, इसका गलनांक जो होता है कम होता है, इसलिए अधिक धारा आने पर ये जो होता है जल्दी पिघल जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर ए ऑप्शन दिया गया तांबा, तो तांबे का जो गलनांक होता है वो अधिक होता है, तो ये गलता नहीं है, इसलिए इसमें फ्यूज का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और बी ऑप्शन दिया गया चांदी, तो चांदी जो होता है एक विशेष जो कि HRC जो यहाँ पे फ्यूज जो होता है HRC फ्यूज, उसमें उपयोग किया जाता है, लेकिन सामान्य फ्यूज में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम तो सामान्य फ्यूज होता है, इसका तार
जो होता है सामान्य होता है, तो एल्युमिनियम काफ़ी हार्ड माना जाता है, तो फ्यूज के रूप में इसका हम इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये गलेगा ही नहीं, कितना भी शॉर्ट सर्किट होगा ये गलेगा ही नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से नुकसान कर देगा, इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टीन शीशा के मिश्र धातु का। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, कूलाम में किस विद्युत राशि को मापा जाता है? तो कूलाम में साथियों मापा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। जी हाँ, विद्युत आवेश को मापा जाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत आवेश की एसआई जो इकाई है कूलाम होती है, इसी कारण हम यहाँ पे विद्युत आवेश को सही मारेंगे। क्लियर है? और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है वोल्टेज, तो वोल्टेज की इकाई जो होती है वो वोल्ट होती है, और धारा दिया गया है तो धारा की इकाई एम्पियर होती है, और डी ऑप्शन प्रतिरोध दिया गया है तो प्रतिरोध की इकाई जो होती है ओम होती है। तो इस प्रकार प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, सीलिंग फैन की गति नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो साथियों इसमें उपयोग किया जाता है फैन रेगुलेटर का। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैन रेगुलेटर जो है वोल्टेज हो गया या पावर नियंत्रित हो गया, इसको यहाँ पे पंखे में गति बदलने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। और ए ऑप्शन फ्यूज दिया गया है, तो फ्यूज जो होता है सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कैपेसिटर यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया, तो कैपेसिटर जो होता है ये मोटर में स्टार्ट करने में ये सहायक होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन एमसीबी दिया गया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है, और ये सुरक्षा के तौर पे केवल इस्तेमाल किया जाता है, गति नियंत्रित करने में या वोल्टेज बढ़ाने में या अदर किसी कंडीशन में नहीं किया जाता है। केवल ये जो किया जाता है साथियों सुरक्षा के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, विद्युत चुंबक का कोर सामान्यतः किस पदार्थ का बनाया जाता है? तो ये साथियों बनाया जाता है सॉफ्ट आयरन का। जी हाँ, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा, नर्म लोहा जिसको बोला जाता है। ये जो होता है जल्दी एक तरह से चुंबकित हो जाता है, मैग्नेटिक हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबक का कोर सामान्यतः किस पदार्थ का बनाया जाता है? तो नरम लोहा का बनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होगा। स्टील का तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि स्टील जो होता है अस्थायी चुंबक में बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और कापर का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कापर जो होता है चुंबकीय कोर नहीं होता है, जो ये चुंबक से टच ही नहीं होता है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंडक्टर के रूप में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चुंबकीय कोर में इसका बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया पीतल, तो पीतल भी तो चुंबकीय कोर के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो होता है चुंबक को एक तरह से आकर्षित ही नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। केवल आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है, एक लैंप को दो अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाएगा? तो इसमें आपका टू वे स्विच होगा। आपने प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा से सीढ़ी वायरिंग जो आपने पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा पुश बटन में, तो उसमें यहाँ पे टू वे स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी को लेकर किया यहाँ पे पूछा जा रहा है। जो सीढ़ी वायरिंग हो गया इसका प्रैक्टिकल आपने किया होगा, या गलियारों का आपने किया होगा, तो उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पे वन वे स्विच ए ऑप्शन दिया गया, तो वन वे स्विच जो होता है केवल एक स्थान से यदि नियंत्रित करना हो किसी भी यहाँ पे बल्ब को या फैन को, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। और पुश बटन जो स्विच होता है ये तो घंटी जो होता है, जो कि बेल वाला जो घंटी होता है, पुश बटन स्विच जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है उसमें किया जाता है। जैसे दरवाजे पे घंटी वाला जो लगा होता है स्विच, उसमें ये पुश बटन स्विच होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया रोटरी स्विच, तो रोटरी स्विच तो अलग होता है, इसका जो उपयोग किया जाता है एक तरह से अलग चीज़ में किया जाता है, रोटरी स्विच का उपयोग जो कि चयन के लिए अलग होता है ये। तो ये आपका गलत है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, ओवरलोड
होने पर कौन सा सुरक्षा उपकरण स्वतः टिप हो जाता है? तो ओवरलोड होने पर एमसीबी जो होती है ऑटोमेटिक टिप हो जाती है। मैं आपको बता दूं, जहां पर मैंने यहाँ पे आईटीआई का कोर्स किया है, वहाँ पे एमसीबी लगा था। पहली बार हमने देखा कि ये ऐसा यहाँ पे काम कर रहा है। जब भी यहाँ पे कोई हार्ड काम हम लोग करते थे, जब भी प्रैक्टिकल के दौर पे, तो वहाँ पे जब भी यहाँ पे अलग अलग जब मोटर हम स्टार्ट करते थे तो एमसीबी पर लोड पड़ता था और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता था, टिप कर देता था, मतलब कि आप कर देता था, पूरा सप्लाई काट देता था। तो ये एमसीबी जो है काफ़ी बेहतरीन वहाँ पे साबित होता था, कोई भी उपकरण नहीं जलता था और ये आपका बिल्कुल सही था वहाँ पे। तो हम यहाँ पे कहेंगे एमसीबी जो है मिनिएचर सर्किट जो ब्रेकर है, ये सुरक्षा के लिए काफ़ी बेहतरीन है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी लैंप होल्डर ये तो अलग चीज़ है, ये तो सुरक्षा के तौर पे इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। सॉकेट का भी नहीं कर सकते, सॉकेट केवल कनेक्शन के लिए होता है। और डी ऑप्शन दिया गया प्लग टॉप, तो प्लग टॉप भी सुरक्षा उपकरण नहीं है, हमारा केवल यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी पुनः चार्ज की जा सकती है, मतलब कि दोबारा आप चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसको बोला जाता है लेड एसिड बैटरी। जी हाँ, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। लेड एसिड बैटरी की खास बात ये होती है कि आप इसे अनेक बार चार्ज कर सकते हैं, अनेक बार डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब कि इसको आप कई बार उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बाकी ड्राई सेल वाली जो बैटरी होती है ये तो रिचार्जेबल होती ही नहीं है, दोबारा आप इसको चार्ज नहीं कर सकते। प्राथमिक सेल का भी सेम कंडीशन है, केवल एक बार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और जिंक कार्बन सेल जो है ये तो प्राथमिक सेल के ही अंतर्गत आती है, लेकिन ये दोबारा चार्ज आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन वेबर दिया गया है, हालांकि वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन हेनरी दिया गया है, तो ये तो प्रेरकत्व का एसआई इकाई है, तो ये भी गलत होगा। हर्ट्ज जो है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति की जो एसआई इकाई है वो हर्ट्ज है, जो कि भारत में घरेलू एसी सप्लाई की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।